सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था बेटा कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगा मैं। और आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑन चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ। मैं ऑलरेडी चार्जेस दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे वीडियो बना चुका हूँ, मैं कूलम्ब्स लॉ पे वीडियो बना चुका हूँ। होपफुली आपने अगर वो वीडियोस देखे होंगे तो कंसेप्ट पे थोड़ा सा एक मतलब एक कहते हैं ना कंसेप्ट की थोड़ी पकड़ आई होगी। पर हमने दोस्त अभी तक कंसेप्ट को समझा है। अब कंसेप्ट को समझने के बाद हमें कंसेप्ट को अप्लाई करना है। कंसेप्ट की एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बिना टाइमिंग को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे चार्जेस को। बट इससे पहले एक चीज और बता दूं, सीबीएसई वालों ने 2 मिनट दिए एक क्वेश्चन को करने के लिए और आईसीएसई वालों ने 1 मिनट दिए। अब ये मत सोचना कि 2 मिनट दिए तो पूरे 2 लगाने हैं भाई, 1 मिनट दिए तो 1 मिनट लगाना है। कोशिश करना है मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ कंटेन द आंसर। क्वेश्चन ही आपका आंसर कंटेन करता है। तो पहला क्वेश्चन अगर चार्ज का देखें तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज, परसों हमने पढ़ा था बेटा कि अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना पड़ता है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। तो हम ऑप्शन में मूव करते हैं। मुझे दिख रहा है पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, गिविंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन को पढ़े। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज। किसी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? सोचो थोड़ा दिमाग से। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमम क्या दे सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट से मिनिमम क्या निकाल सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन देते हो या 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दोनों ही केसेस में जो आपका चार्ज कंटेन होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है बेटा। Hence C is your correct option। आप यहां पर A मत सोचना बेटा, 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो, रामायण बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में 3 फॉर्मूले बताए थे बेटा। एक Q फाइंड आउट करने का प्लस NE Q इज इक्वल टू माइनस RE, और एक N का जिसके लिए सिंपली आपको N इज इक्वल टू क्या लिखना है? N इज इक्वल टू Q बाई E लिखना है। N इज इक्वल टू Q बाई E लिखना है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना। Q कितना गिवन है दोस्त? Q गिवन है आपको 1.6। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 एंड 1.6 गेट कैंसिल। आपका जो ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19। आप देखें ABCD में से तो आपको A दिखेगा, तो हेंस योर A इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया एक आइसोलेटेड सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज गिवन प्लस Q चार्ज। बेटा हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है। इसका कीवर्ड है सॉलिड मेटेलिक। मेटेलिक बेसिकली इसका कीवर्ड है। जब आप किसी भी चार्ज को किसी मेटेलिक सरफेस पे देते हैं तो चार्ज उसका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा। बट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है ये पूछा है। द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द स्फीयर। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्मली but only on the surface but non uniformly inside the volume और non uniformly inside the volume। तो ये इनसाइड वाले तो ऑप्शन चले गए, क्योंकि जब भी आप किसी मेटेलिक बॉडी को चार्ज देते हो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा, इनसाइड नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके एलिमिनेट। अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये डिपेंड करता है बेटा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट का शेप रेगुलर है, रेगुलर शेप जैसे स्फीयर हो गया, तो वहां पर आपका चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अगर आपका शेप इरेगुलर होगा तो आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस पे ही, बट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एज पर आवर डिस्कशन जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ए ऑप्शन दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ए को आप टिक कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहें, ताकि आप अपने हाथ से कॉपी पेन उठा लो दोस्त। बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन नहीं होते, ध्यान रखना, बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन ही इज आस्किंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। फिर एन वाला फॉर्मूला लगाना है दोस्त। एन वाला फॉर्मूला क्या था आपका? N इज इक्वल टू Q बाई E। आपको Q कितना गिवन है? 1 गिवन है। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको रिजोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। हेंस योर बी इज करेक्ट ऑप्शन। हेंस योर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी इज गिवन एग्जैक्टली द सेम मास ऑफ ए, मतलब बी का मास भी ए के बराबर है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है नेगेटिव। मैं दो स्फीयर बना लेता हूं बेटा, एक स्फीयर ए बना लेता हूं, एक स्फीयर यहां पर बी बना लेता हूं। ए पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे आया होगा बेटा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो बेटा उसका मास घटा होगा, मतलब ए का मास यहाँ डिक्रीज हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिला होगा उसका मास यहाँ बढ़ा होगा। अब आप ऑप्शन में मूव करें, ऑप्शन में दिया है ए एंड बी स्टिल रिमेन इक्वल, नहीं बेटा गलत है ये वाला ऑप्शन। ए का मास इंक्रीज नहीं हो रहा भाई, बी का मास डिक्रीज नहीं हो रहा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। डी ऑप्शन है कि आपका जो बी का मास है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 10 की पावर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए एक न्यूट्रल मेटल प्लेट से। बेटा रिमूव्ड इज इंपॉर्टेंट, रिमूव्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज, रिमूव्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज, रिमूव्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आप फॉर्मूला लिखेंगे Q इजिकल टू प्लस एन, ये वाला। यहां आपका प्लस का साइन डालना है, n की वैल्यू गिवन है 10 की पावर 19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आपका 10 की पावर प्लस 19 माइनस 19 कट जाएगा और आपका आंसर प्लस 1.6 कूलम आ जाएगा, हेंस बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग साथ साथ प्रॉब्लम को करते भी रहें ताकि आपको प्रॉब्लम करने में कॉन्फिडेंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है। बेटा अल्फा पार्टिकल पे 2+ चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल जनरली आपके हीलियम पार्टिकल होते हैं, इन पे 2+ चार्ज होता है। 2+ का मतलब Q इजिकल टू प्लस 2E होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी आंसर नेगेटिव में नहीं है। 2 को मल्टीप्लाई करना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आएगा। आप अगर देखें ऑप्शन में से तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका हमने ऊपर एक चार्ज वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ना है। Q कूलम चार्ज दिया गया, प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल। मेटल है बेटा बट शेप कैसी? इरेगुलर, रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। तो इरेगुलर शेप में कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं होगा। द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ, दोनों हटा दो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो होगा क्या फिर इसमें? बेटा जब भी आप किसी भी बॉडी को, किसी भी मेटेलिक प्लेट को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करता है कि इट विल ट्राई टू एक्वायर द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है बेटा वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10th में मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे पूछा गया है कि जब आप ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, मतलब उसके बारे में पूछ रहा है, ग्लास रॉड के बारे में पूछ रहा है। वो एक्सपेरिमेंट याद करना पड़ेगा आपके, शायद पहले दूसरे पेज में एनसीईआरटी के ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया था। तो योर ग्लास रॉड विल गेट पॉजिटिव चार्ज और सिल्क विल गेट नेगेटिव चार्ज। बेटा अगर ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो ऑप्शन ए है गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्क। अगर सिल्क से इलेक्ट्रॉन लेता तो वो नेगेटिव चार्ज होता, बट यहां आपका जो ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि इसने सिल्क को क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके दिए है। तो बेटा ये जो 10 क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके चार्जेस को लेके। अब हम आपके नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं। बेटा कॉपी पेन, फिर दोबारा कॉपी पेन उठा के ही सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्स लॉ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो पेन चलाने की आदत डालो, जो जो कहा गया है उसको लिखना है। पढ़ते हैं लाइन से। दो चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो भाई क्यू क्यू दो चार्ज हो गए, दोनों आर सेपरेशन पर रखे, ऐसा एग्जामिनर बता रहा है। एग्जर्ट एफ फोर्स ऑन ईच अदर, ये एफ और एफ एक दूसरे पे लगा रहा है बेटा, एफ राइट में और एफ लेफ्ट में लगा रहा है। इसने कहा इफ द चार्जेस दोनों चार्जेस की बात कर रहा है, हाफ कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, द न्यू फोर्स विल बी, मतलब आपका जो एफ न्यू है उसमें क्या करा इसने, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगले वाले में उसने चार्ज को कर दिया हाफ और डिस्टेंस को कर दिया बेटा आपका डबल का स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई 4 और डिस्टेंस आ जाएगा आपका 4r स्क्वायर। यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 16। आप कंपेयर करो एफ न्यू को एफ पुराने वाले से, तो आपको दिखेगा जो एफ न्यू है वो आपका एफ बाई 16 है। और अगर आप ऑप्शन में से चेक करेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दोस्त कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन बनेंगे।
जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी रखी गई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेके, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको उस दिन एक फॉर्मूला बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, सिंपली बेटा अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, मैं कह रहा हूँ आपको ज्यादा रामायण करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करना है आपका आंसर। क्वेश्चन में गिवन है दो चार्ज Q1 और Q2 है, वैक्यूम में रखे हैं डिस्टेंस ही, वैक्यूम इज ट्रीटेड एज एयर, मतलब एयर को ही वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसमें फर्क नहीं आया था। हमारा जो फॉर्मूला था बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए वो Fm इज इक्वल टू F एयर अपॉन K था, या एयर की जगह आप वैक्यूम लिख दो तो F वैक्यूम अपॉन K। तो ये कह रहा है कि सेम से आपने क्या करा है, इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज इंट्रोड्यूस अराउंड देम, इसके अराउंड आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दोस्त F एयर में लेट से आपकी फोर्स F गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने का डाला आपने, 4 का डाला, K की वैल्यू 4 है आपकी, तो यह आपका F/4 आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ देखेंगे डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्त देखो अगर सीधा फॉर्मूले का नॉलेज है तो सीधा अप्लाई करना है, आंसर निकालना है, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपका टाइम, ऑब्जेक्टिव का यही बेटा ट्रिक, सबसे बड़ा ट्रिक ऑब्जेक्टिव का यही है, आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए फॉर्मूले की, और फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। आपसे कहा गया है दो पॉइंट चार्ज है सर्टेन डिस्टेंस r पे रखे हुए, एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स F ऑन ईच अदर। तो मैं Q1 और Q2 बना देता हूँ, इनके बीच में सेपरेशन आपका R बना देता हूँ, ये इस पे F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये इस पे F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसने कहा था डिस्टेंस r डैश एट विच चार्ज विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब अब अगर आप सेम फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस के बीच में, क्योंकि बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते ही आपकी फोर्स डिक्रीज हो जाती थी, अगर ये कह रहा है फोर्स सेम है तो मतलब कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस का लोचा है दोस्त, मतलब डिस्टेंस में कुछ ना कुछ वेरिएशन आया है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको F एयर को लिखता हूं बेटा F मीडियम के बराबर, F एयर का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और F मीडियम का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू R डैश का स्क्वायर, K Q1 Q2 गेट कैंसिल, यहाँ से आपका जो R स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा R डैश स्क्वायर इंटू K के, वैल्यू पूछ रहा है वो R डैश की इन टर्म्स ऑफ R, तो R डैश स्क्वायर आपका R स्क्वायर बाई K के बराबर, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो R डैश की वैल्यू आपकी R बाई रूट K के बराबर आ जाएगी। तो हेंस योर C इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जल्दी से। ये तो सीधा उस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है दोस्त। यहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला लगाएं, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर टू मीडियम का रेशियो पूछा है। हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्त, हमारा फॉर्मूला था F मीडियम इज इक्वल टू F एयर अपॉन K, बट यहाँ ये रेशियो पूछ रहा है एयर टू मीडियम पूछ रहा है, तो F एयर ऊपर होना चाहिए बेटा, F मीडियम नीचे होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये K/1 आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये मैंने टाइप डिस्कस किए, थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ डिस्कस किए हैं दोस्त। इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करने हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमारी शीट अवेलेबल है, आप शीट पे जाएं, शीट से ज़्यादा क्वेश्चन करें, कोई क्वेरी कोई डाउट हो आप वहाँ मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके साथ जल्द से जल्द सॉल्यूशन में मिलूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा स्मार्ट है। आपसे पूछा गया है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट वर्टिस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ए shown in the following figure, the force experienced by the charge placed at vertex A in the direction normal to BC। मतलब BC के डायरेक्शन में, BC के नॉर्मल ये पूछ रहा है कि A पे कितनी फोर्स लग रही है। पहले दोस्त A पे फोर्स की डायरेक्शन को देख लेते हैं कि A पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेक करनी है। एक बार मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि ढंग से इसको कर पाए, कोई नहीं यही देख लेते हैं। आप देखें दोस्त, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स वेक्टर इधर F1, पॉजिटिव और पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो एक फोर्स वेक्टर ऊपर F2। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो इसके डायगोनल के अलोंग आपका आ जाएगा F नेट। अगर आप F नेट और BC की बात करें दोस्त, तो BC और F नेट एक दूसरे के पैरेलल है, बट ही इज आस्किंग नॉर्मल टू BC, तो नॉर्मल टू BC फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है दोस्त। और अगर नॉर्मल टू BC फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो C आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी चांसेस है CBSE वाले बच्चों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे आपका ये NCERT के एग्जाम्पल्स में से सीधे के सीधे क्वेश्चन है बेटा उठाए गए। आप देखें यहाँ पर आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों एंगल 60-60 होता है,
पोजीशन आपको ए, बी और सी डिफाइन है। ए पे रखा है आपका 1 माइक्रोकूलम, बी पे रखा है आपका -1 माइक्रोकूलम और सी पे रखा है आपका 2 माइक्रोकूलम। ही इज आस्किंग रिस्पेक्टिवली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसीबी, लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, बेटा मीटर में चाहिए, 10 × 10⁻² मीटर। ये सारी लेंथ आपकी 10 × 10⁻² मीटर है, ये भी आपकी 10 × 10⁻² है। अब बात करें फोर्स की, तो फोर्स कैसे लग रही है दोस्त, हमें 2 माइक्रोकूलम पे निकालना है। 2 माइक्रोकूलम को नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेट्स से मैं मान लेता हूँ ये फोर्स F1 है, 2 माइक्रोकूलम को पॉजिटिव वाला रिपेल कर रहा होगा। लेट्स से ये F2 है, मैं F1 की वैल्यू लिखता हूँ। F1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, K × 1 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 और डिवाइड कर दोगे आप 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। F2 की वैल्यू अगेन इट इज K 1 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6, आप डिवाइड कर दोगे आपका 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये दोनों तो एक जैसे हो गए दोस्त, एक जैसे हो गए तो दोनों को आप FF ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आपका जो टारगेट है इस प्रॉब्लम को करने के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट क्या, आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना था, अब इनके बीच का एंगल पता कर लेते हैं, फिर सीधा वेक्टर एडिशन का लॉ लगाएंगे। इन दोनों के बीच का एंगल, ये आप देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होता है बेटा, दो वेक्टर के थीटा एंगल पे, वो होता है आपका a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ लिखूंगा मैं f² + f² + 2f² cos 120। अब बच्चों को cos 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्त। cos 120 आपका -1/2 होता है, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी f² + f² + 2f² -1/2। 2 गेट कैंसिल, f² गेट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपका √f² एंड फाइनली और f इज आंसर। आप f की वैल्यू, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आई गेस आपका जो आंसर है वो 1.8 न्यूटन आएगा दोस्त। अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से बेटा फर्स्ट चैप्टर। अगर किसी बच्चे को एग्जाम्पल याद है तो सीधा ही वो करेक्ट आंसर 0 लगा सकता है, बट क्योंकि अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो उसको बेटा इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीनों पे क्यू चार्ज रखे, ऐसा लिखा है एग्जामिनर ने। 3 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट इक्विलेटरल ट्राइंगल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। मतलब कोई चौथा चार्ज है जो सेंटर पे प्लेस किया गया है, उस पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है। मैं इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ। ठीक है दोस्त, अब समझना कहानी। ये डिस्टेंसेस आपके सेम होते हैं, सेंटर से ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम और ये डिस्टेंस सेम। हमें बस ये पता कर, अब देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। क्यू 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 क्यू, पेयर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो तीनों में जो फोर्स लगेगी वो एफ है। मैं एफ कंसिडर कर लेता हूँ। ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो फोर्स का वेक्टर बाहर को। ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे फोर्स का वेक्टर बाहर को। ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे फोर्स का वेक्टर बाहर को। अब कंसर्न है कि हमें ये इसको रिजोल्व करना है दोस्त, इसको रिजोल्व करना है। यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, ये एंगल पता लग जाए तो मजा आ जाए। ये 60 डिग्री है आपका, क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल 120 डिग्री, तो ये आपका 120 हो गया। इसका यहाँ से बांट दो तो ये आपके 60-60 के एंगल बन जाएंगे और कंपोनेंट तोड़ो। यहाँ आपका f sin 60, इधर को भी आपका f sin 60, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर को बनेंगे आपके 2f cos 60, मतलब आपकी जो नई वेक्टर है वो 2f cos 60 आपको ऊपर को मिलेगी और नीचे को मिलेगी बेटा सिंपल है। 2f cos 60 को कैलकुलेट करें तो 2f × 1/2, 2 गेट कैंसिल, ऊपर भी f वेक्टर और नीचे भी f वेक्टर, तो फाइनल रिजल्टेंट जो है आपका 0 आ जाएगा। हेंस योर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखो अगर आपने एग्जाम्पल करे हैं एनसीईआरटी के तो आपका ए आंसर वैसे ही करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बट अगर आपने नहीं करा है दोस्त तो फिर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द चार्ज बी विल बी, मतलब आपको बी वाले पे निकालना है नेट फोर्स कितना है। पहले स्क्वायर बना दो दोस्त, स्क्वायर बनाना है। लेंथ इसकी ए ये मेंशन किया है आपके क्वेश्चन में, और इन पे जो चार्ज है वो चार्ज है क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू। इस पोजीशन को मैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेता हूँ। ठीक है दोस्त, अब सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स होगी। इसकी वजह से देखता हूँ, एक ही वजह से फोर्स बाहर को, फोर्स कितनी होगी दोस्त, फोर्स होगी आपकी KQ² / A²।
इसकी वजह से फोर्स देखता हूं तो फिर फोर्स बाहर को, इसकी वजह से भी जो फोर्स होगी आपकी वो कितनी होगी, F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इसकी वजह से भी जो फोर्स है वो आपकी बाहर होगी, बट फोर्स कितनी होगी, पहले आपको ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस होता है बेटा √2 है, तो इस वाले की वजह से जो ये वाली फोर्स है आपकी वो होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। बेटा ये तीनों तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं, मैं इसको अगर F ट्रीट करता हूं तो इसको भी मैं F लिख सकता हूं और इस वाले को मैं F/2 लिख सकता हूं। मतलब 3 वेक्टर है आपके पास, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर और एक F/2 बीच में। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो तो आप तीसरी वेक्टर के अलोंग आ जाएगा, फिर सिंपली दो पैरेलल वेक्टर का सम करके आप उनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है FF, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा F² प्लस F², ये हो जाएगा √2F², और F आपका बाहर आ जाएगा √2। मतलब अब आपकी दो वेक्टर है, एक F वेक्टर है और एक आपकी F√2 वेक्टर है और एक आपकी F/2 है, दोनों पैरेलल है। तो बेटा F नेट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, F नेट का आंसर आ जाएगा F/2 प्लस F√2। यहाँ से आप F को कॉमन ले ले तो आपका बचेगा 1/2 प्लस √2। आप LCM लेंगे तो LCM लेने के बाद आपका जो आंसर है वो F इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा दोस्तों। F की वैल्यू ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पर, आप ऊपर अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको दिखेगा जो C ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन का अगर सेंस है तो आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड इन कॉर्नर ऑफ ABCD एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑन द चार्ज कीप्ड एट सेंटर O इज, मतलब O पे आपको फोर्स निकालनी है, किधर है। देखो दोस्त, O पे मान लो कोई चार्ज है, लेट से मैं कैपिटल Q मानता हूँ, ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा KQ/A², मान लो ये A है, ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा KQ/A², इस पे F, ये भी F, दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो काट देगी एक दूसरे को। ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा इस तरफ। मतलब आपकी जो नेट फोर्स है वो इस तरफ आ रही है दोस्त, पैरेलल वेक्टर है, मतलब F नेट होगा आपका, मान लो F नेट F1 प्लस F2 है, तो वो वाला पंगा तो खत्म हो गया कि नेट फोर्स होगी या नहीं होगी, नेट फोर्स होगी दोस्त। बट नेट फोर्स किस तरफ है बेटा, 0 है, नहीं 0 नहीं है यहाँ पर दिख रहा है। अलोंग डायगोनल AC नहीं है बेटा, अलोंग डायगोनल BD, तो जो D है, जो C है आपका, वो C यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आपको दिख रहा होगा। जो आपका नेट फोर्स है वो किसके अलोंग है बेटा, BD के अलोंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी में आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 3 चार्जेस है 4Q, Q, Q, इनको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करा है 0L/2 and L रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, इस वाले पे फोर्स पूछ रहा है। तो आप चार्जेस की प्लेसमेंट करो, 4Q रखो, आप यहाँ कैपिटल Q रखो, यहाँ स्मॉल q रखो, इसको x = 0, और ये आपका रखा हुआ है किसमें दोस्त, L/2 में, और ये रखा हुआ है आपका किसमें, L में। अगर ये L/2 है तो ये भी कितना होगा, L/2। ये इस पे नेट फोर्स कह रहा है 0 है और पूछ रहा है कि Q की वैल्यू स्मॉल q के टर्म्स में कितनी होगी। तो मैं इस पे ऐड कर देता हूँ F1 प्लस F2, दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स को 0। मैं F1 इसकी वजह से मानता हूँ बेटा और F2 इसकी वजह से मानता हूँ। अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखूँ तो K × 4Q² डिवाइडेड बाय L² प्लस F2 कितना है, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर, और ये सम आपका किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। आप आगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा, इसको आप लेफ्ट में ले जाओ तो K 4Q² डिवाइडेड बाय L² और यहाँ आ जाएगा माइनस KQ डिवाइडेड बाय L² इंटू 4 गेट कैंसिल, K गेट कैंसिल, Q गेट कैंसिल। ठीक है दोस्त, L² गेट कैंसिल, तो कैपिटल Q की जो वैल्यू है वो आपकी -Q के बराबर आई। हेंस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक नया तरीके का प्रॉब्लम आपको दिखा, यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च देखा तो ये प्रॉब्लम आपसे बार बार पूछा गया है, काफ़ी जगह मैंने रिसर्च किया तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है बेटा, कंसेप्ट का नॉलेज है तो 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। इसने कहा एक सोप बबल को नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव दे दो पॉजिटिव दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो लेट से ये आपका सोप बबल है, आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब नेगेटिव चार्ज देने से क्या होगा दोस्त, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, हमने पढ़ा है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला नेगेटिव इसको इधर धक्का देने की कोशिश करेगा, ये वाला नेगेटिव इसको इधर धक्का देने की कोशिश करेगा। मतलब सोप के सरफेस पे टेंशन डेवलप होगी,
टेंशन डेवलप होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये हर तरफ मतलब हर खींचना चाहता है बाहर को। टेंशन डेवलप होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको स्प्रेड कर देगा सोप बबल को, और स्प्रेड करेगा तो अल्टीमेटली जो इसका आर था पहले रेडियस और नया रेडियस आर डैश है, तो आर डैश आपका जो है वो ग्रेटर देन आर होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, मतलब आपका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और शीट अवेलेबल है टेलीग्राम में, कंप्लीट शीट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कंसर्न क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है, बट दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहाँ से शायद ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया है, तो मैं ऑप्शन ए यहाँ लिख देता हूँ बगल में। ऑप्शन ए बेटा डिक्रीज था आपका, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसके बाद उस टॉपिक पे कंसर्न प्रॉब्लम के साथ। मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया तरीके से अपने कंसेप्ट के एप्लीकेशन लगाना सीखेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।